परिसीमन को लेकर के क्या कहेंगे 2026 में? परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है, विकल्प है कि आबादी के बढ़ते के साथ और आबादी के पुनर्वास के साथ एक वैश्विक ट्रेंड चला हुआ है कि गांव से लोग शहरों में जा रहे हैं, शहरों की संख्या बढ़ रही है और गांवों में आबादी तुलनात्मक कम होती जा रही है। तो अगर आपने उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व रखा तो शहरों में अगर आबादी ज़्यादा हो गई और गांवों में कम है तो लोगों को प्रतिनिधित्व उतना नहीं मिलता। एक पहलू उसका ये है, इसलिए आप कहते हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन दो पहलू उसके हो गए। एक, झारखंड में आपके 81 उदाहरण के लिए 81 विधानसभाएं हैं। आप इन 81 विधानसभाओं का परिसीमन करेंगे, अर्थात इनके भौगोलिक क्षेत्र को कम बेसी करेंगे, लेकिन संख्या आपकी 81 की 81 रहेगी। दूसरा परिसीमन ये है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि आखिरी सेंसस के आधार पे आप सीट संख्या बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में या अन्य कारणों से आप बढ़ा सकते हैं। तो 81 की जगह यहाँ की विधानसभा संख्या 100 हो सकती है, 120 हो सकती है। आपके 14 लोकसभा की सीटें हैं, ये 10 हो सकती हैं, 24 हो सकती है। परिसीमन यानी कम ज़्यादा, कम का तो सवाल नहीं है, ये ज़्यादा हो सकती है। ये जो ज़्यादा होने की प्रक्रिया है, इसमें जो बात उठ के आ रही है कि जिन राज्यों ने आबादी पर नियंत्रण पाने के लिए कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक अपनाया और उन्होंने अपनी आबादी को, जो ग्रोथ रेट, रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है, माता पिता 2 हैं तो 2 ही बच्चे, उससे ज़्यादा आबादी नहीं बढ़ेगी, स्टेबल आबादी होगी, ज़ीरो ग्रोथ आबादी की होगी, उनको अगर आपने आबादी के हिसाब से सीट दी और जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल को, फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाया और उनकी आबादी बढ़ती चली जा रही है, उनको आप कहेंगे कि नहीं अब ज़्यादा आबादी हो गई तो हम आपको सीट ज़्यादा दे देंगे। तो अर्थात पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई अर्थ नहीं रह गया। आप दंड दे रहे हैं उनको जिन्होंने अपनी आबादी पे, बढ़ती आबादी पे अंकुश लगाया। और इससे झारखंड में आदिवासियों की जो संख्या है, सीट जो है रिजर्व सीट, उसकी संख्या घटेगी क्या? नहीं, आदिवासियों की संख्या तो उनकी आबादी के अनुपात में होती है। एसटी और एससी का संविधान में जो प्रावधान है कि जितनी आपकी आबादी है उतनी प्रतिशत आपको सीट मिलेंगे, तो ये बड़ा क्लियर है कि उसमें घटने का सवाल नहीं उठता है। आपकी जो आबादी है उस प्रतिशत के हिसाब से। ये बात जरूर है कि सोरेन जी ने, गुरु जी ने उस समय विशेष पहल करके झारखंड में ट्राइबल आबादी से ज़्यादा ट्राइबल सीट्स झारखंड में है। ये एक राज्य है जहाँ पर आदिवासी हक के लिए उन्होंने विशेष संघर्ष उस समय किया था। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो आबादी के अनुपात का। सवाल ये है सिंघे साहब, झारखंड में आपकी अलाई पार्टनर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे डिलिमिटेशन के खिलाफ है और वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में जो स्थिति है उसमें डिलिमिटेशन हो। यही अभी पूर्व के आपके मीडिया के साथी ने पूछा था, तो मैंने उनको यही कहा था कि डिलिमिटेशन एक प्रावधान संविधान में है जो समय के साथ में किया जा सकता है। इतने सालों तक नहीं किया गया, 51 साल हो गए, तो देश तो बढ़ रहा है, हम लोग मानते हैं कि बढ़ रहा है। तो अनिवार्य नहीं है कि आप डिलिमिटेशन करें। अगर आप डिलिमिटेशन करते हैं तो आबादी के अनुपात पे करने का एक मापदंड है, वो अकेला मापदंड नहीं है कि जहां जितनी आबादी होगी उतनी सीटें होंगी ही। अगर वैसा होगा तो अरुणाचल में क्या होगा, हिमाचल में क्या होगा, आपके जम्मू कश्मीर में क्या होगा, अन्य जो राज्य हैं झारखंड में क्या होगा, उत्तराखंड में क्या होगा। 5 अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें वहाँ हैं, आबादी कितनी है? तो अगर आपने आबादी के प्रोपोर्शन में दिया तो कई जगह तो घट जाएंगी सीटें। अगर कुल सीटें नहीं बढ़ी तो 543 सीटों में अगर आपने आबादी के हिसाब से किया तो जिनकी आबादी बढ़ती रही है किन्हीं कारणों से, या तो परिवार में जन्म की संख्या ज़्यादा रही या लोग आके वहाँ पर बसे। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो वर्तमान में आप सीट संख्या है, जितनी सीट संख्या आप पार्लियामेंट में बढ़ाओगे, 543 से आप जितना भी करोगे, तो वर्तमान सीट संख्या के अनुपात में उसको बढ़ाइए।
ये तो सीट संख्या हो गया। फिर जब आप डिलिमिटेशन करोगे हर राज्य में, तो उस समय आबादी शहर और गांव की आप देखिए, उस हिसाब से आप उसको पार्लियामेंट सीट या विधानसभा सीट बनाओ। केंद्र की सरकार ने, क्या वो ठीक नहीं? मैंने तो देखा भी नहीं है, पर अगर सिर्फ आबादी के हिसाब से है तो ठीक नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर क्या कहेंगे सर? वक्फ की जो संपत्तियां, जहां तक मैं समझ सका हूं, ये दान में दी जाती हैं और एक निहित लक्ष्य के लिए उपयोग करने के लिए दी जाती हैं। मैंने वक्फ को अपनी संपत्ति डोनेट की और मैंने कहा कि इसमें स्कूल चलेगा, इसमें अस्पताल चलेगा, इसमें पार्क बनेगा, तो उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको आप बेच भी नहीं सकते दूसरे काम के लिए। उसको परिवर्तित बेचोगे आप तो गार्डन है तो गार्डन रहेगा, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल रहेगा, स्कूल है तो स्कूल रहेगा। जो संशोधन हो रहे हैं वो कितना हित में है? इसमें जो आपत्तिजनक बात आ रही है कि एक धार्मिक समुदाय की आंतरिक उनकी ये व्यवस्था है कि वक्फ का उसमें उनने प्रावधान रखा है कि लोग डोनेट कर सकते हैं। उसमें आप कह रहे हो कि उस धर्म के अति लोग भी आके उसमें सदस्य रहेंगे। तो अगर देश में हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो जितने हिंदू प्रतिष्ठान हैं जो ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, तो उसमें भी हम गैर धर्म के लोगों को सम्मिलित करने के लिए सहमत हैं क्या? अगर हैं तो कोई हर्जा नहीं। सभी धर्म के संस्थाओं में, आज गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में प्रबंधन समिति है, सिख समाज के लोग ही उसका प्रबंधन करते हैं, उसमें अन्य धर्म के लोगों को भी आप उसमें सदस्य बनाइए। सभी लोगों को अगर आप उस तरह से पूरे सारे धर्म की व्यवस्थाओं में अगर वैसा आप करोगे तो ठीक है। सर एक सवाल, एक सिंगल आउट करोगे तो आप प्रताड़ित सर एक सवाल और बनता है कि ये जो कांग्रेस में सर एक शब्द अभी स्लीपर सेल बहुत चर्चा में है कि आपके यहाँ भी सत्ता गंवाई है आप लोगों ने। स्लीपर सेल वास्तव में होते हैं क्या कांग्रेस में? और जो राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है, और अब यहाँ भी जो राजू साहब हैं प्रभारी, उन्होंने भी झारखंड में उठाया है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के सेल थे जिसके चलते सत्ता गंवानी पड़ी? मैं नहीं समझता कि कोई भी संस्था होगी जिसमें स्लीपर सेल नहीं होंगे। आप मीडिया के साथी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मीडिया के उसमें कोई ना कोई दूसरा मीडिया वाला खबर देने वाला हो सकता है, संभव है। आप इंडिया ईटीवी, तो हो सकता है ईटीवी में यहाँ के कोई हो जो इनको खबर दे रहे हो, यहाँ पर कोई हो जो इनको खबर दे रहे हो, इसी को स्लीपर सेल बोलते हैं। तो हर संस्था में स्लीपर सेल होने की संभावना बनी रहती है और राहुल जी ने जिस बात को उठाया है उसके प्रति सजग करने के लिए और कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बात को सामने रखा है कि इस पे विचार करिए। और गुजरात में उन्होंने कहा था, आप जानते हैं गुजरात के जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे मावड़िया जी, आज वो बीजेपी में चले गए। तो इतने दिन हम मानेंगे कि नहीं कि वो स्लीपर सेल के रूप में थे? तो असल की पहचान कैसे होगी सर? आज यहाँ के भी जो पहले प्रभारी थे वो बीजेपी में चले गए, विराट सौ सांसद। मालूम रहता है, एकदम से कोई बंद कमरे में काम नहीं करता। खबर सबको रहती है, सबके बारे में मूल बातें कि कौन कहाँ मिल रहा है, कौन किन से मिल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मालूम रहता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर कार्रवाई करने की बात सामने आने तो अब होगी कार्रवाई? होनी चाहिए, वरना हो ये रहा है कि जिसको आपने बढ़ाया और अगर जिनको आप संबोधित कर रहे हैं स्लीपर सेल में, वो पाला बदल लेंगे तो पाँव के तले जमीन ही कट गई, जमीन ही निकल गई। छत्तीसगढ़ से आपकी सत्ता गई, उसके बाद हंसदेवा का जंगल, चलिए ओके, थैंक यू, बर्बाद कर दिया। हंसदेव के जंगल की जो स्थिति है उसमें यूपीए के गवर्नमेंट के समय एक ब्लॉक को दिया गया था और नो गो एरिया डिक्लेयर किया गया था कि इसके आगे नहीं जाएगा। वहाँ के गांव वाले भी उस ब्लॉक के संदर्भ में लगभग आधे से ज़्यादा लोग सहमत हैं कि भाई हमको कॉम्पनसेशन भी मिल गया। उसके बाहर जो नए ब्लॉकों की खुदाई के लिए पहल की जा रही है उसमें दो जो ब्लॉक हैं उसमें एक ब्लॉक में लगभग राजस्व की जमीन नहीं है, जंगल ही जंगल। उसमें घोर आपत्ति है लोगों को कि ये पूरा पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं कटना चाहिए। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस
अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।